नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। खबर हरदोई से है, जहां सीएनजी ऑटो और डीसीएम वाहन के बीच हुई एक दुखद टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 3 बच्चे, 1 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। सभी पीड़ित ऑटो यात्री थे और उनकी पहचान अभी तक अज्ञात है। इस दर्दनाक घटना पर एसपी नीरज जदौन ने कहा कि दुर्घटना की सूचना दोपहर करीब 12:30 बजे मिली। कई लोग घायल हो गए और पुलिस बचाव अभियान के लिए मौके पर पहुंच गई थी। दुर्भाग्य से 10 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। लगभग 12:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि बिलग्राम माधवगंज रोड पे एक मोड़ पड़ता है। उस मोड़ पे डीसीएम और ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया, हॉस्पिटल में उनको लाया गया। तो उसमें 10 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिसमें 6 महिलाएं शामिल हैं, 3 बच्चे शामिल हैं और 1 पुरुष शामिल है। 10 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लोग घायल। इसमें भी डॉक्टरों से भी बात हुई थी तो उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी उनको बेटर उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल उनको रेफ़र किया गया। एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है उनको। बाकी जो कैजुअल्टी हुई उनके घर वालों को हम लोग सूचना दे रहे हैं, जिससे कि वो आ जाएं यहाँ पे देख लें। बाकी जो डीसीएम है उसको पुलिस ने तत्काल ही कब्जे में ले लिया था। बाकी जो भी बातें हैं, क्या मेन कारण रहा जिससे एक्सीडेंट हुआ, मैं मौके पर गया था तो लोगों ने ये बताया कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में डीसीएम का इस ऑटो के साथ एक्सीडेंट हुआ। उसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं और पहली प्राथमिकता ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छा उपचार मिले, जिससे इनकी जान बच सके और परिजनों को, मृतकों के परिजनों को सूचना दी जाए, जिससे कि वो यहाँ पर आके देख सकें। ये बात की बात है, प्रथम हमारी प्राथमिकता ये है कि घायलों को अच्छा इलाज मिले और जो मृतकों के परिजन हैं उनको सूचना दी जाए, जिससे कि वो यहाँ पर आ जाए। ये कि कितने लोग लेके जा रहा था, कौन ऑटो वाला है, ऑटो वालों को भी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ऑटो वालों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन ऑटो हमारे कब्जे में, उसको भी देखा जाएगा। जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कठोर दंडात्मक कार्रवाई इसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, हरदोई, उत्तर प्रदेश। अयोध्या भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक का आगाज हो गया है। राम जन्मभूमि परिसर में निरीक्षण के बाद बैठक शुरू की गई। अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि भवन निर्माण का लक्ष्य दिसंबर 2024 रखा गया है, जिसका काम पूर्ण गति से चल रहा है। वहीं आगे उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ी के चौड़ीकरण के बाद से ही श्रद्धालुओं को कई समस्याओं से भी निजात मिला है और यह हमारे लिए और भक्तों के लिए सौभाग्य का विषय है। नमस्ते। इतने सुबह सुबह आप लोग क्यों कष्ट करते हैं? जाके चाय पीजिए। मुझे पता होता आपको चाय पिलाते। मेरे नाम किन मुद्दों की बातचीत होगी? पूरे मंदिर का निर्माण, जिसका लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 2024 तक, और जिसमें लगभग हम 1 माह पीछे चल रहे हैं। परकोटा, सप्त मंदिर, शेषावतार मंदिर, इन सभी निर्माण कार्यों की समीक्षा बहुत ही गहन ढंग से की जानी है। और फिर अंतिम दिन यहाँ हम रुकेंगे, तो उस दिन जो यहाँ पर संग्रहालय बन रहा है राम जी का, उस संग्रहालय के कार्य को देखेंगे और प्रगति से फिर हम आगे बढ़ाएंगे। जी, हम सभी श्रद्धालु जो हनुमान जी के प्रति हमारी निष्ठा है, तो हम सभी चाहते हैं कि उनका दर्शन हमें मिले और इस दर्शन का सौभाग्य हो। इसके लिए मैंने प्रारंभ से ही जब भी यहाँ आया तो आपसे विशेष रूप से मैंने अनुरोध किया कि जो भी श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलें वो इसकी पूर्ति हो जाए। आज आप देख रहे हैं कितना परिवर्तन हो गया है और अभी तो ये कार्य है, तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार की सुविधा सभी को मिलेगी। और आप लोग जो आज जिनके यहाँ पर हम उपस्थित हैं और जिनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, ये सौभाग्य है कि आप लोग इस कार्य को अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि वही है
इस मंदिर के तो पुजारी वही हैं, तो श्रद्धा के साथ वो निर्माण कार्य कर रहे हैं, ये हम सब के लिए संतोष की बात है। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर बड़े हमले किए थे। भाजपा ने खड़गे के बयानों पर अब तीखा पलटवार करते हुए उन्हें रिमोट कंट्रोल वाले कांग्रेस अध्यक्ष कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कल गजनी बन गए थे। वो भूल गए हैं कि उन्होंने कर्नाटक में गांधी परिवार को उपदेश देने की कोशिश की थी और उन्हें फर्जी गारंटी न देने के लिए कहा था। झारखंड की जनता ने उनके समाप्त हो चुके गारंटी कार्ड को नकार दिया है। चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, चाहे उपचुनाव हो विभिन्न प्रदेशों में, खासकर उत्तर प्रदेश में, भाजपा और एनडीए के पक्ष में एक तरफा हवा चल रही है। जनता आशीर्वाद दे रही है और महाराष्ट्र में हम पुनः एनडीए की महायुति की सरकार बनाएंगे और झारखंड में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यह सुनिश्चित हो गया है। कल खड़गे जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो गजनी हो गए। वो भूल गए कि उन्होंने कर्नाटका में गांधी परिवार को सीख देने का एक प्रयास किया था और कहा था कि झूठी गारंटी मत देना। झारखंड में कांग्रेस का एक्सपायर्ड गारंटी कार्ड निकला और इस एक्सपायर्ड गारंटी कार्ड को झारखंड की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस जेएमएम साथ आई है तो एक ही बात की गारंटी है, गारंटी है वंशवाद की, गारंटी है तुष्टीकरण की, अनुसूचित जनजाति के जो हमारे भाई बहन हैं उनको अपमानित करने की, प्रताड़ित करने की गारंटी है। जिस तरह से भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था ध्वस्त किया हुआ है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिखा दिया है कि वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो गांधी परिवार के दबाव में अपनी कही हुई बात से पलटी मार जाते हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मां और माटी को कभी छोटा नहीं समझा जा सकता। मेरा मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी हार पहले से ही साफ नजर आ रही है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। झारखंड के साहस और वीरता को देश ने पहचाना है। हम सभी झारखंड के युवाओं और महिलाओं की ताकत को सलाम करते हैं। देखिए, माँ और माटी कभी छोटा नहीं हो सकते। मेरा ये मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश का साहस, शौर्य उसको राष्ट्र मानता है। झारखंड प्रदेश के युवा शक्ति, मातृशक्ति की क्षमता को हम सब प्रणाम करते हैं। झारखंड के वोटर की आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, सपने क्या वो छोटे हैं? तो मेरा तो आग्रह है मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि आप एक प्रदेश को तराजू में तोलते हैं पॉलिटिक्स के, लेकिन माँ का अपमान, माटी का अपमान ना वोटर सहेगा न देश सहेगा। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा कि मेरा मानना है कि चाहे सीता सोरेन हो या साइना एनसी, इंडिया अलायंस के नेता अगर भाजपा एनडीए की महिला नेताओं की आलोचना करना चाहती है तो मुद्दों पर आधारित राजनीति क्यों नहीं करती। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने 33% आरक्षण बिल पारित कर देश की राजनीति में महिलाओं को सशक्त बनाया, दूसरी तरफ जब इंडी गठबंधन के नेतृत्व ऐसी अभद्र टिप्पणियों को बर्दाश्त करता है और अपने ही नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तो इससे देश के मतदाताओं को भी क्या संदेश जाता होगा। मेरा ये मानना है, सीता सोरेन जी हों या फिर साइना एनसी, इंडिया अलायंस के नेता अगर भाजपा ने एनडीए की महिला नेताओं को आड़े हाथी लेना चाहते हैं तो मुद्दों के आधार पर राजनीति क्यों नहीं करते। इकोनॉमी पर चर्चा कीजिए, इंटरनल सिक्योरिटी पर चर्चा कीजिए, डेवलपमेंट पर चर्चा कीजिए। ऐसे मूल मुद्दों से कांग्रेस ने इंडिया अलायंस भाग क्यों रही है?
अगर आप महिला प्रतिनिधियों का साहस बढ़ा नहीं सकते तो उनके हौसले तोड़ने की कोशिश तो मत कीजिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने 33% आरक्षण का बिल पास कर देश की राजनीति में महिलाओं को और बुलंद किया है, दूसरी ओर इंडिया अलायंस का शीर्ष नेतृत्व जब ऐसी अभद्र टिप्पणियों को सहन करता है, अपने नेताओं को आड़े हाथ नहीं लेता, तो वो क्या संदेश देते हैं देश के वोटर्स को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, दिल्ली। सहायक शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल अयोध्या के प्रधान सहायक राधेश्याम यादव सेवानिवृत्त हुए। सहायक शिक्षा निदेशक कार्यालय पर सेवानिवृत्त हुए राधेश्याम का विदाई समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस विदाई समारोह में बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारी संतोष राय और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक मंडली देव पाटल राम सागरपति त्रिपाठी भी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल अयोध्या के कौस्तुभ कुमार ने किया। इस दौरान सभी स्टाफ के लोगों ने राधेश्याम यादव को बुके और अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। हम यहाँ 2 वर्ष 2 माह से कार्यरत हैं पिछले, और ये कार्यालय हमारा सबसे उत्तम कार्यालय रहा है। सारे साथी हमारे बिल्कुल अपनत्व का व्यवहार रखते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, ना कोई किसी में कटता है। और हमारे दोनों एडी साहबान बिल्कुल घर जैसे, गार्जियन जैसे, पिता तुल्य, सारे मतलब सारा संरक्षण देते थे। और कोई भी हम लोग कहे काम कोई कभी ना नहीं किया, और समय से आना समय से जाना, अपनी ड्यूटी पे पूरा ध्यान देना। ये मैं अपने छोटे भाइयों को कहूँगा कि वो थोड़ा सा अनुसरण जरूर करें, समय का ध्यान रखें और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा मानें। हम यहाँ प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत थे और बड़े बाबू के रूप में भी कार्यरत रहे हैं हम यहाँ। और 31/10/2024 को मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ है। क्योंकि उस दिन दीपावली का पर्व था, इसलिए फेयरवेल पार्टी आज 6/11/2024 को रखी है। महसूस हो रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और अपने परिवार से एक समझ लीजिए थोड़ा सा डेली का दूर होना जो है वो थोड़ा सा खल भी रहा है, लेकिन चूंकि दूरी हमारे घर से नहीं, इसलिए आना जाना बराबर मेरा कार्यालय से बना रहेगा। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को नागपुर के संविधान सम्मान सम्मेलन से ऐलान किया कि देश में जाति जनगणना जरूर होगी। इस अवसर पर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। संविधान के पीछे की सोच हजारों साल पुरानी है। इसमें जो लिखा है वही भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी, फूले जैसे अनेक महापुरुषों ने कही है। इसमें लिखा है कि सभी के बीच समानता होनी चाहिए, हर धर्म, हर भाषा, हर जाति का आदर होना चाहिए। जब आरएसएस बीजेपी के लोग संविधान पर आक्रमण करते हैं तो वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण करते हैं। हिंदुस्तान ने जब अंबेडकर जी से कहा कि अंबेडकर जी आप इस संविधान को बनाइए, कोऑर्डिनेट कीजिए, तो देश उनसे कह रहा था कि हम चाहते हैं कि इस संविधान में जो इस देश में करोड़ों दलित हैं, जो उनका दर्द है, जो रोज उनको सहना पड़ता है, जो उनका दुख है, वो दुख, वो आवाज
इस कॉन्स्टिट्यूशन में गूंजनी चाहिए। और वो काम अंबेडकर जी ने किया। अब लोग कहते हैं कि अंबेडकर जी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन आजादी के एकदम बाद बनाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में फूले जी की आवाज नहीं है? इसमें बुद्ध भगवान की आवाज नहीं है? बसवना, फूले जी, सावित्री फूले जी, इन सब की आवाज नहीं है? तो ये जो है जिसकी आज हम रक्षा कर रहे हैं, ये हजारों साल पुरानी किताब है। इसके अंदर जो सोच है, ये एक, हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न वर्जन है, 20th सेंचुरी का वर्जन है, मगर इसमें जो सोच है वो हजारों साल पुरानी है। जो इसमें कहा जा रहा है वही बुद्ध भगवान ने कहा, वही अशोक ने कहा, वही इन सब महापुरुषों ने कहा, वही अंबेडकर जी ने कहा, वही गांधी जी ने कहा। और इसके पीछे हिंदुस्तान का एक विजन है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीने का तरीका है, मरने का तरीका है, कि अगर हम जिएंगे, देश में जिएंगे, तो एक दूसरे का आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और जितनी जगह हम चाहते हैं उतनी ही जगह हम दूसरे को देने के लिए तैयार होंगे। इसमें कहीं नहीं लिखा कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान की पूरा धन, हिंदुस्तान की पूरी शक्ति, हिंदुस्तान का भविष्य छीन सकता है। इसमें लिखा है कि समानता होनी चाहिए, वन मैन वन वोट होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए, हर धर्म का आदर होना चाहिए, हर जात का, हर प्रदेश का, हर भाषा का आदर होना चाहिए। तो जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं, तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान से ही सरकार की अलग अलग संस्थाएं बनती है। अगर संविधान नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं बनता। संविधान से हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, आईआईटी, आईआईएम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम बना है। अगर ये हट गया तो आपको एक पब्लिक स्कूल, पब्लिक अस्पताल, पब्लिक कॉलेज भी नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। तो इससे हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, आईआईटी, आईआईएम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, ये सब निकलता है। पब्लिक अस्पताल यहां से आता, इसको आप मिटा दीजिए, आपको एक पब्लिक अस्पताल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक स्कूल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा, सब गायब हो जाएगा। जनता की बात सुनते वक्त मेरे पास एक छोटी सी आवाज आई, जातिगत जनगणना, लेकिन फिर धीरे धीरे ये आवाज बड़ी हो गई। इसे हमने जातिगत जनगणना का नाम दिया है, पर इसका असली मतलब न्याय है। मेरी सोच है कि बिना शक्ति और धन के आदर का कोई मतलब नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई भूखा मर रहा है तो आप उसे धन दो, शक्ति दो, उसके लिए रास्ते खोलो, ना कि उसे माला पहनाओ। मेरा काम जनता की आवाज सुनने का है, तो मैं सुन रहा था, और पहले एक छोटी सी आवाज आई, छोटी सी थी, जाति जनगणना। वो कोने से आई, वो ऐसे, मतलब अगर मीटिंग हो, वो 200-300 लोगों ने नहीं कही, वो एक आदमी आया कोने से, कहता है जाति जनगणना, और फिर आस्ते आस्ते वो जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना फैलती जा रही। इसको हमने जाति जनगणना नाम दिया है। जैसे अंबेडकर जी की सोच, बसवना, गांधी जी की सोच को हमने ये नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही जाति जनगणना को हमने नाम दिया है। मगर जाति जनगणना का असली मतलब न्याय है।
क्योंकि अगर इस देश में 90% लोगों के पास कोई पावर ही नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, तो उनका क्या मतलब? आपने कहा, ये शब्द बहुत यूज होता है आजकल, समानता, सॉरी, आदर, रिस्पेक्ट। मेरी सोच है कि बिना पावर की, बिना धन के रिस्पेक्ट का क्या मतलब? कोई भूखा मर रहा है, उसकी कोई सुनता नहीं है, 24 घंटा दुखी रहता है, और मैं जाके उस पे माला लगा दूं को भैया मैं आपकी इज्जत करता हूं, उसका क्या मतलब? उससे अच्छा उसे शक्ति दो, उसके लिए रास्ते खोलो, उसको थोड़ा सा धन दिलवाओ, उसको थोड़ी पावर दो, और फिर आपकी रिस्पेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर वो अपने आप रिस्पेक्ट ले जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जातिगत जनगणना होकर रहेगी और 50% आरक्षण वाली दीवार को तोड़ा जाएगा। जब भी मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं तो मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी देश को बांटने की बात करते हैं, लेकिन मैं देश को बता रहा हूं कि हिंदुस्तान के 90% लोग देश की प्रगति में शामिल ही नहीं हो रहे। अगर आपको आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग देखने हैं तो मनरेगा की लाइन में या मजदूरी करते हुए नजर आएंगे। ये लोग आपको मीडिया या न्यायपालिका में नहीं मिलेंगे। दुनिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, नाम नहीं लूंगा, वो इनइक्वालिटी पे काम करता है। तो मेरी उसके साथ बात हुई, मैंने उससे पूछा, वो प्रेजेंटेशन दिया उसने मुझे, और उसने मुझे कहा, राहुल, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे अनइक्वल देशों में है। और फिर मैंने उनसे कहा, भैया आप एक बात बताइए, आपने हिंदुस्तान की एनालिसिस कर दी, आपने प्रेजेंटेशन दे दिया मुझे, मगर इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपने एक बार जात शब्द का प्रयोग नहीं किया। मतलब जो इनइक्वालिटी का सोर्स है, जहां से इनइक्वालिटी निकल रही है, उसकी तो आपने चर्चा ही नहीं। जात नहीं है क्योंकि मुझे नहीं दिखती, आपको नहीं दिखेगी वो। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, मगर दलित को नहीं ढूंढनी पड़ेगी। दलित को रोज दिखती है, पिछड़ों को रोज दिखती है, आदिवासियों को रोज दिखती है, महिलाओं को भी दिखती है। तो जाति जनगणना से क्लैरिटी आ जाएगी, नया पैराडाइम बनेगा। और इसीलिए बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, मैं आपको बता रहा हूं, अभी वहां पे डिस्कशन चल रहा है जाति जनगणना के बारे में, बड़ी मीटिंग चल रही है, क्या पोजीशन लें, क्या कहना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, कुछ भी कर लो, जाति जनगणना होने वाला है। आपको जो डिस्कशन करने हैं, मीडिया में जो लिखवाना है लिखवा लो। हिंदुस्तान की जनता ने निर्णय ले लिया है, जाति जनगणना होगा, और ये 50% वाली जो आपने बना रखी है दीवार, इसको तोड़ा जाएगा। तो ये आस्ते आस्ते आवाज बढ़ती जा रही है, इसको रोका नहीं जा सकता। हमारा काम आपका काम एम्प्लीफिकेशन का है, समझाने का है कि देखिए, जाति जनगणना से संविधान बचेगा। अगर जनता को पता लग गया कि उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, तो वो एकदम इस किताब को पकड़ लेंगे और इसकी ये बच जाएगा। तो आप एम्पलीफायर हो, मैं भी एम्पलीफायर हूं, आप भी एम्पलीफायर हो। हमें देश को बताना है कि गरीबों के साथ, 90% लोगों के साथ इस देश में अन्याय हो रहा है, रोज होता है, और उसके खिलाफ हम सब लड़ रहे हैं। और पहले 2 कदम जाति जनगणना और 50% की दीवार, यह है। अब मोदी जी कहते हैं, आपने सुना होगा, जब भी मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, मोदी जी कहते हैं, देखिए राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना, मैं देश को बता रहा हूं
कि 90% लोग इस देश की प्रगति में शामिल ही नहीं है। मैं देश को बता रहा हूं कि कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में, जुडिशरी में 90% लोग हैं ही नहीं। 100% करेक्ट। अच्छा, अगर आपको देखना है, अगर आपको आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग देखने हैं, मैं आपको बता दूंगा कहां मिलेंगे। जेल में, मनरेगा की लाइन में, मैन्युअल लेबर में। ये जो सड़कें बनती हैं, ये जो इमारतें बनती हैं, ये जो इमारत बनी है, ये 90% ने बनाई है। ये जो है ये 90% ने बनाया है, मगर इसका फायदा उसको नहीं मिला, इस इमारत का फायदा उसको नहीं मिला। बस तो यही सवाल है, यही सवाल मैं उठा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं मुझे। जहां भी जाता हूं मैं, मतलब खुशी से जाता हूं, आप जैसे लोगों से मिलता हूं। थिंकिंग एक ही है, आप मुझे समझते हो, मैं आपको समझता हूं। मतलब मैंने इतना लंबा भाषण दे दिया, मैं आपको कह रहा हूं अगर मैं यहां आके 2 मिनट बोल देता आप समझ जाते। जो मैंने आधे घंटे में बोला है आप 5 सेकंड में समझ जाओगे। सही पकड़े, आपकी नियत मेरी नियत साफ है। तो एक टीम जैसे काम करना है और पहला लक्ष्य है जाति जनगणना और 50% वाली दीवार। जय संविधान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, दिल्ली। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।